हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हमें नैनो फैब्रिकेशन को डिस्कस करना है। नैनो फैब्रिकेशन नैनो मटेरियल बायोसिंथेसिस को ही कहते हैं। तो नैनो मटेरियल बायोसिंथेसिस के हम लोगों ने टॉप डाउन अप्रोच में मिलिंग देख लिया था और इसके अलावा हम लोगों ने लिथोग्राफी भी देख लिया था, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे बॉटम अप अप्रोच थी, जिसको हमने कल डिस्कस नहीं किया था, उनके टाइप्स डिस्कस नहीं किए थे, केवल जनरल इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किया था, उसके बारे में हम आज कंप्लीटली पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नैनो फैब्रिकेशन। सबसे पहले देखिए, नैनो मटेरियल बनाने के लिए जो बॉटम अप अप्रोच है, उसमें पहला है हमारा सॉल जेल मेथड। सॉल जेल मेथड में क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल हम ले लेते हैं, कोई मेटल का ऑक्साइड या मेटल क्लोराइड हो सकता है। मेटल ऑक्साइड का मतलब जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं या कॉपर क्लोराइड ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हैं। तो जिस भी मेटल का हमें ये सॉल जेल बनाना है, उसको हम ले सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल की तरह। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड या मेटल क्लोराइड जो होते हैं हमारे, जिसको हमने स्टार्टिंग मटेरियल की तरह लिया, उसको हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के बाद हम देखिए हीट का निशान बना हुआ है, हम उसको गर्म करेंगे। तो जब हम गर्म करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड या मेटल क्लोराइड जो कुछ भी हमने लिया होगा स्टार्टिंग मटेरियल में, उसकी हाइड्रोलिसिस होने लग जाएगी, मतलब वो ब्रेक होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड या कॉपर क्लोराइड है, तो कॉपर या ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, कॉपर और क्लोराइड में ब्रेक हो जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस उसकी होने लग जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीमराइजेशन होगा। हाइड्रोलिसिस के बाद उसमें पॉलीमराइजेशन होने की वजह से सॉल बन जाएगा, नैनो पार्टिकल्स बन जाएंगे, जिसको हम कहेंगे सॉल। ठीक है, सॉल जो होगा वो कोलॉइडल फॉर्म में होगा। कोलॉइडल का मतलब जो एक तरीके से जो वाटर में डिज़ोल्व पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, कोलॉइड जैसा बना लेता है। जैसे अगर आप एग है, ठीक है, जो एग को अगर आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो एक कोलॉइड टाइप का बन जाता है, पूरी तरह से क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं बनता, तो उसी को आप कोलॉइड कहते हैं, तो सॉल बन जाता है। उसके बाद उस सॉल में से आप जो जिस सॉल्वेंट में आपने उसको वो डिज़ोल्व किया था, उसको आप इवेपोरेट कर देंगे। तो सॉल में से जब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो जेल होता है। ठीक है, अब ये जेल को आप ज़ीरो जेल बना सकते हैं, एरो जेल बना सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसके फाइबर्स बना सकते हैं। इसको गर्म करने के तरीके अलग अलग होंगे। तो जेल को आप थोड़ा सा ड्राई करेंगे तो ज़ीरो जेल बन जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ड्राई करेंगे तो एरो जेल बन जाएगा। उसको पीट के आप थिन शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको फाइबर्स के फॉर्म में भी आप ढाल सकते हैं। तो जिस किसी शेप में आपको नैनो मटेरियल बनाना है फाइनल, तो उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इस जेल की हेल्प से। तो हमने किया क्या, इसमें जो भी हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, चाहे हमने मेटल ऑक्साइड लिया था या मेटल क्लोराइड लिया था, ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले क्या किया, हीट किया। एक सेकेंड, हीट किया। हीट करने के बाद क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। स्टेप्स बस मैं आपको बता रही हूँ। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बाद होगा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के बाद बन जाएगा सॉल। सॉल एक कोलॉइड होगा जो कि डिज़ोल्व नहीं हो रहा होगा, और सॉल के बाद बन जाएगा जेल। अब जो जेल बनेगा उसको आप अपने शेप, जो भी आपको जिस शेप का नैनो मटेरियल बनाना है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप रहेंगे आपके सॉल जेल मेथड में। सॉल थोड़ा बड़ा होता है और सॉल के पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो वो जेल बना देते हैं। ठीक है, तो जेल जो होगा हमारा थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब कोलॉइड फॉर्म में नहीं, मतलब इनसॉल्युबल फॉर्म में जेल बनता चला जाएगा। तो सॉल छोटी चीज़ होगी, जेल सॉल की और ज़्यादा पॉलीमराइज होने से बनेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसको आप इसी तरीके से लिख भी सकते हैं, सॉल जेल मेथड को। बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इस तरीके से बताइए, सारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, तो आपका पहला है सॉल जेल मेथड। दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। दूसरा है हमारा केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। देखिए, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड में हम जो भी सब्सटेंस यूज़ करेंगे वो वेपर स्टेट में आना चाहिए, मतलब वो वोलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए, तभी तो ये वो वेपर्स हम उसकी बना पाएंगे। वेपर का डिपोजिशन करने के लिए वेपर बनना भी तो चाहिए, तो वेपर किसी वोलेटाइल सब्सटेंस का ही बनेगा। ठीक है,
अब देखिए जो केमिकल वेपर डिपोजिशन में करते क्या है, इस तरह का एक सेटअप लेते हैं जिसमें हमारा एक रिएक्शन ट्यूब टाइप की चीज़ होती है, जो ये हमने बड़ा सा बनाया हुआ है। ये आपकी रिएक्शन ट्यूब है जिसको आप चारों तरफ से गर्म करते हैं। तो हीट मैंने 2 डायरेक्शन से दिखाई है। अब हम ये हमारा 3D में तो है नहीं कि हम इसमें चारों डायरेक्शन से दिखा सकें, तो आप लेकिन समझने के लिए सुन लीजिए कि इसको चारों तरफ से हम हीट करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस की तरह इसको हम हीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा गर्म रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीटेड फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, ये हमारा जो रिएक्शन वेसल है, इसमें हमारा जो सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर हमें नैनो मटेरियल की बायोसिंथेसिस करनी है या जो भी हमारा नैनो पार्टिकल बनाना है वो सबस्ट्रेट ले लेते हैं हम। ठीक है, जिसके ऊपर हमें बनाना है नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट एक सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद हमें किसी भी सब्सटेंस का बनाना है नैनो मटेरियल, तो उसके वोलेटाइल रिएक्टेंट्स के फॉर्म में हम उसमें एंटर करवाएंगे, क्योंकि पहली बात तो ये कि वोलेटाइल रिएक्टेंट्स रहेंगे तभी इसके अंदर एंटर कर पाएंगे वेपर्स के फॉर्म में, क्योंकि इतना गर्म होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट है जब इसके कांटेक्ट में आएंगे तो इनकी और इनकी आपस में रिएक्शन होगी। सबस्ट्रेट में भी कुछ ना कुछ हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे जिससे इन वोलेटाइल रिएक्टेंट्स की रिएक्शन होगी और वो यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे। तो और जो नहीं जुड़ पाएंगे, जैसे हमने पहली बार में एक पास कराया, तो जो जुड़े वो जुड़े, जो नहीं जुड़ पाएंगे हम उसको वॉश आउट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, दोबारा से वॉश आउट करने के बाद दोबारा से एक और लेयर बनाना है तो फिर से डालेंगे, फिर वॉश आउट कर देंगे, फिर तीसरी लेयर बनानी है तो फिर डाल के फिर से वॉश आउट कर देंगे। तो जितनी लेयर की हमें नैनो मटेरियल बनाने हैं उतना ये बन जाएगा, तो उसके बाद हम वो रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं, वोलेटाइल रिएक्टेंट्स जो है एंटर कराएंगे उसको बनाने की क्या क्या मेथड हो सकते हैं। देखिए पायरोलिसिस से भी बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से भी बना सकते हैं। तो पायरोलिसिस और ऑक्सीडेशन की मैंने रिएक्शन यहाँ डिस्कस की हुई है कि कैसे आप करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन का देख रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे हमने सिलेन, ठीक है, सिलेन या साइलेन जो भी आप पढ़ें, सिलिका का कंपाउंड होता है हाइड्रोजन के साथ जिसको हम साइलेन कहते हैं। इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो आप जब साइलेन को इसके अंदर एंटर कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन कराना है तो आप साइलेन को ऑक्सीजन के साथ एंटर कराएंगे, तो यहाँ पे डिपॉजिट क्या हो जाएगा, देखिए साइलेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन के यहाँ डिपॉजिट होता चला जाएगा, और जो हमारा एक्स्ट्रा साइलेन होगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इधर से पास हो जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ पे कहीं रिएक्शन करने का फर्दर मौका नहीं मिलेगा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। फिर हम एक और लेयर अगर बनाना है तो फिर से ये डालेंगे, तो फिर से वही रिएक्शन करा के उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर बना सकते हैं। पायरोलिसिस का देख लीजिए, साइलेन जैसे है, इसकी अगर हम पायरोलिसिस कराते हैं, पायरोलिसिस का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा गर्म अगर हम कर देते हैं तो हमारी सिलिका की लेयर बन जाएगी, सिलिकॉन की लेयर बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो आप ये पायरोलिसिस और ऑक्सीडेशन वाला आप 2 रिएक्शन याद कर सकते हैं, या एक ही रिएक्शन अगर आप याद करना चाहें तो एक ही रिएक्शन याद कर सकते हैं। कोई भी इसमें से मेथड आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, इस तरह से आप सेटअप भी बना सकते हैं। इसके बाद है आपका लेज़र एब्लेशन मेथड। लेज़र एब्लेशन मेथड भी बहुत सिंपल है, उसमें भी लगभग वैसा ही सेटअप हमने बनाया हुआ है कि एक हमने वेसल, जो रिएक्शन वेसल है उसको चारों तरफ से हम हीट करेंगे। हीट के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करेंगे, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले एब्लेशन के मतलब जान लेते हैं कि लेज़र एब्लेशन का मतलब क्या होता है। तो एब्लेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मटेरियल सरफेस। जैसे आपके पास कोई भी मटेरियल है, आप इसमें से पार्टिकल्स को धीरे धीरे करके रिमूव कराएं, धीरे धीरे करके पार्टिकल्स को रिमूव कराते जाएं इसको। ठीक है, जैसे आप मैकेनिकली भी रब करके भी रिमूव करा सकते हैं, या आप रब नहीं कर रहे हैं उसको तो आप लेज़र की मदद से या हीट से भी इसको एब्लेट कर सकते हैं, लेकिन हम लेज़र का यूज़ कर रहे हैं इसीलिए इस मेथड को हम लेज़र एब्लेशन मेथड कह रहे हैं। तो लेज़र लाइट का यूज़ करके किसी मटेरियल के सरफेस से पार्टिकल्स को रिमूव करते जाना क्या कहलाता है, एब्लेशन कहलाता है। और इस पार्टिकल जो रिमूव हो रहे हैं, एक एक पार्टिकल या एटम मॉलिक्यूल जो भी निकल रहे हैं, उसको आप एक दूसरी जगह कलेक्ट कर लेंगे और फिर उससे आप अपना नैनो मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, वो नैनो मटेरियल के साइज़ में ही निकल के आया, आपको जिस साइज़ का चाहिए उसी साइज़ का आप निकल के आ रहा है, या उससे आप अपने हिसाब से भी उसको असेंबल करके नैनो मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, तो एब्लेशन का मतलब यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। ये हमारी वेसल है, इसको हम चारों तरफ से हीट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा वो मटेरियल है जिसका एब्लेशन करना है, मतलब जिससे पार्टिकल्स को रिमूव करके हमें नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल आपने बीच में रख लिया। अब क्या किया आपने,
हीट तो आप प्रोवाइड कर ही रहे थे, तो ये थोड़ा सा लूज़ भी हो गया होगा, हीट होने की वजह से थोड़ा सा लूज़ हो गया होगा। लेकिन जब आपने लेज़र लाइट पास कराई तो इसमें से क्या होने लग गया, जो इसके एटम या मॉलिक्यूल्स इसमें से रिमूव होने लग गए। रिमूव होके क्या होंगे, आप उसको दूसरी जगह कलेक्ट कर सकते हैं। रिमूव होने के बाद आप उसको कलेक्ट करने के लिए इनर्ट गैस का यूज़ करेंगे। इनर्ट गैस को पास कराएंगे तो जो इनर्ट गैस है अपने साथ क्या लेकर के, इन पार्टिकल को लेकर के जो एक कलेक्टर होगा पार्टिकल का, वहाँ पर लेकर के इसको इकट्ठा कर देगी। ठीक है, मतलब आपने किया क्या, जिस भी सबस्ट्रेट का आपको एब्लेशन करवाना है या उसे पार्टिकल्स को रिमूव कराना है, उसको हीटिंग बैकग्राउंड में रख के उस पर लेज़र लाइट पास कराएंगे तो उसमें से पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। पार्टिकल रिमूव होके वो अभी इसी में है, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जब आप उसमें इनर्ट गैस पास कराएंगे तो वो पार्टिकल्स दूसरी जगह एक बना होगा इकट्ठा होने का, वहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्टर उसको कहते हैं। तो ये आपको नैनो मटेरियल मिल जाएगा इस तरीके से। इसमें देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इनर्ट गैस इज यूज टू कलेक्ट द नैनो पार्टिकल्स इन कलेक्टर। मतलब आप इन नैनो पार्टिकल जो है से पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं उनको कलेक्ट करने के लिए इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं। इसमें ये खास बात होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेज़र एब्लेशन मेथड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन मेथड भी सिंपल है, इसको आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा होगा उससे रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में। ठीक है, उसमें करते क्या है, हम एक वेसल लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। यहाँ मैंने कॉपर सल्फेट एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप कोई भी केमिकल ले सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड ले सकते हैं, जो भी आपको जिस किसी भी चीज़ का नैनो मटेरियल बनाना है वो आप इसमें उसका मेटल का कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें कॉपर का नैनो मटेरियल बनाना है, तो हमने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ले लिया। उसके बाद हम एनोड और कैथोड लगाएंगे। एनोड जो हमारा रहेगा उसी मटेरियल का रहेगा जिसका हमें नैनो मटेरियल बनाना है, तो वो इसका सोर्स रहेगा। ठीक है, तो एनोड सोर्स रहेगा जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। और एक कैथोड की तरह एक पतला सा हम ले लेंगे, कोई भी सब्सटेंस ले लेंगे एज अ सपोर्ट जो हमारा कैथोड का काम करेगा, क्योंकि वो एनोड के कंपैरिजन में निगेटिवली चार्ज रहेगा। कैथोड उसको आप लिख लेंगे, इसको आप पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो जब पावर सप्लाई से आप कनेक्ट करेंगे तो ये अंदर जो सॉल्यूशन है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से जो कॉपर सल्फेट है ये क्या होगा, इस डिकम्पोज होकर कॉपर आयन और सल्फेट आयन बनाएगा। अब कॉपर आयन देखिए पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि कैथोड निगेटिवली चार्ज है। तो कैथोड की तरफ मूव करने के बाद वो यहाँ से जाके चिपकता जाएगा। तो पहले एक लेयर चिपकेगी, फिर आप और इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहेंगे, दूसरी लेयर चिपकेगी। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो ये सॉल्यूशन है इसमें से आप कॉपर सब निकल के चलता चला जा रहा है, सल्फेट बचा रह जा रहा है। उसको कंपनसेट करने के लिए कॉपर यहाँ से सॉल्यूशन में आएगा, मतलब ये एक तरीके से कॉपर घिस के सॉल्यूशन में आएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से। तो ये क्या होगा, टाइम के साथ साथ आपकी कॉपर की प्लेट जैसे जैसे कम होती चली जाएगी और यहाँ मोटाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ डिपॉजिट हो रहा है ना कॉपर आपका। तो जिस भी मोटाई का आपको डिपोजिशन चाहिए, पतली शीट बनानी है कि कितना मोटा बनाना है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी मेटल एंड डिपॉजिट ओवर कैथोड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो मेटल आयन है वो कैथोड पर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। सिल्वर एंड कॉपर नैनो पार्टिकल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि मेटल के जो नैनो पार्टिकल्स अगर आपको बनाने हैं तो आप इस मेथड से सिंथेसाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन भी क्लियर हो गया होगा कैसे हम इसको काम करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल रिएक्शन करवाना और उसमें डिपोजिशन करवाना किसी सब्सटेंस का, तो यही इलेक्ट्रोकेमिकल आपका डिपोजिशन हुआ। तो ये आपका था नैनो फैब्रिकेशन, जिसमें आप जो मैंने आपको बताया कि जो फोटो लिथोग्राफी टाइप की जो चीज़ें आपको पहले बता दी थी वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आप मिलिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो टोटल आपके 6 मेथड्स हो जाएंगे नैनो फैब्रिकेशन के, जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से। तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल हम फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।